अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने एनटीएन पे बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। 15 डिफरेंट पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होने में ज़्यादा बेनिफिट है या नुकसान है, एओपी में ज़्यादा बेनिफिट है या नुकसान है। इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हम कौन सी ऑप्शन चूज़ करें तो हमारे लिए कंप्लाइंस भी कम हो और फ्यूचर में हमें जो टैक्स का काम है या नोटिस है वो कम से कम आ सकें। आज के इस लेक्चर में तमाम चीज़ें 15 डिफरेंट जो पॉइंट्स है उसमें हम समराइज करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला एक पॉइंट है कि जब भी आप टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आपने रजिस्टर करवाना है या आप अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, तो CNAC नंबर के बाद हम क्या करते हैं, NTN नंबर लेते हैं। और NTN नंबर लेने के बाद होता यह है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हम एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और इसी तरीके से आप AOP यानी कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या आप अपने नाम पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसको हम सोल प्रोप्राइटर या बिजनेस इंडिविजुअल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैं कंपनी रजिस्टर्ड क्यों करवाऊं या AOP रजिस्टर्ड क्यों ना करवाऊं, और अगर अपने ही नाम पे बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉसेज होगा, किसकी सबसे कम रिपोर्टिंग है, किसके ऊपर FBR की नज़र सबसे कम होती है। आज के इस लेक्चर में 15 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसका हम कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है लेकिन उसमें 6-7 पॉइंट थे, अभी मैंने और मजीद पॉइंट ऐड कर दिए हैं जो कि ताकि जो कंप्लाइंस लेवल है आपको स्टार्ट से ही पता हो कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, यहाँ पे आप देखें तो कंपेरिजन है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, AOP है, इसी तरीके से बिजनेस इंडिविजुअल है या सोल प्रोप्राइटर है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो AOP और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में सिर्फ और सिर्फ आप FBR में रजिस्टर्ड होंगे, कंपनी के केस में आप FBR में और SCCP में रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप ऑटो जो है FBR में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने दो जगह पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। इसी तरीके से जो टैक्स फाइलिंग है, नीचे मैं आपको मजीद एक्सप्लेन भी करता हूं। अगर आप AOP हैं या बिजनेस इंडिविजुअल है तो टैक्स फाइलिंग भी आपकी सिर्फ और सिर्फ FBR के ऊपर होगी, और अगर आप कंपनी में रजिस्टर्ड होंगे तो आपकी जो टैक्स फाइलिंग है FBR में होगी, और एनुअल जो SCCP की फाइलिंग है वो भी आपके ऊपर रिक्वायरमेंट होगी। अब आता है कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन किसने रजिस्टर्ड होना है। तब तीनों केसेस में अगर आप टैक्सीबल सप्लाई में इन्वॉल्व हैं तो आप अपने आप को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाएंगे। टैक्सीबल सप्लाई या इसके ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर में, जहां पे हमने डिस्कस किया कि किन लोगों ने और किस बिजनेस ने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, अगर आपने देखना है तो वो आप जाके देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर या कंपनी किस तरीके से कैसे रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद आता है कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन 149 सेक्शन। अब जब आप बिजनेस करते हैं तो अगर हम इसका थोड़ा सा स्केच बनाएं तो होता क्या है कि आपकी सेल आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, मतलब कितने की चीजें आपने परचेज की हैं, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो फिर आता है यहाँ पे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में डिफरेंट तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक एक्सपेंस होता है सैलरी, यानी कि अगर आप सैलरी दे रहे हैं, इसी तरीके से अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, रेंट दे रहे हैं, और आपके कोई अदर एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो अगर आप सैलरी एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं और एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 6 लाख से ज्यादा है, यानी कि एनुअल 6 लाख से ज्यादा है और मंथली 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। कंपनी ने भी करना है, अदर देन कंपनी ने भी करना है, और बिजनेस इंडिविजुअल ने भी करना है। तमाम जो कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, तो आप 6 लाख से ज्यादा सैलरी पे कर रहे हैं तो आप टैक्स भी विदहेल्ड करेंगे। इसी तरीके से अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स ऑन रेंट है, सेक्शन 155 ये कहता है कि अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो आपने जब उसका रेंट पे करना है तो एप्लीकेबल जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करने हैं और टैक्स विदहेल्ड करना है। कंपनी के केस में अगर आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है, ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, कोई भी वेयर हाउस लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, 3 लाख से ज्यादा एनुअल अगर रेंट है तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। लेकिन AOP और इंडिविजुअल के केस में अगर रेंट 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, एक्यूमुलेटिव रेंट मतलब तमाम ऑफिस का, शॉप का तमाम रेंट मिला के अगर 15 लाख से ऊपर है तो फिर आप टैक्स विदहेल्ड करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल एक आपने ऑफिस लिया हुआ है रेंट पे, और इसी तरीके से एक आपने शॉप रेंट पे ली हुई है, और एक आपका हम कह सकते हैं कि आपका वेयर हाउस भी रेंट पे आपने लिया हुआ है। इन तमाम को मिला के इन सब का रेंट अगर 1.5 मिलियन 15 लाख से ज्यादा होगा तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है, अदरवाइज आप टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। ये आपने लिमिट याद रखनी है। उसके बाद आता है कि सेक्शन 153 कि अगर आप वेंडर्स को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते हुए जो टैक्स है आपने विदहेल्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक वेंडर से कोई मटेरियल परचेज किया 1 लाख की, उन्होंने आपको इनवाइस की, उस पर 18% GST था और टोटल जो अमाउंट है वो 1,18,000 है।
तो एज पर लॉ आप क्या करेंगे, इनका स्टेटस चेक करेंगे। अगर ये फाइलर होंगे तो डिफरेंट रेट होगा, नॉन फाइलर होंगे तो डिफरेंट रेट होगा। फॉर एग्जांपल फाइलर के लिए रेट है 5%, 5.5%, नॉन फाइलर के लिए रेट हो जाएगा डबल। मतलब पेमेंट करते हुए आप टैक्स विथहेल्ड करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो वेंडर को पे कर देंगे, और ये अमाउंट आप एफबीआर को जमा करवाएंगे और बाद में उनका जो चलान है वो आप इन वेंडर को दे देंगे। कंपनी के केस में बाय डिफॉल्ट जितनी भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं आपने टैक्स विथहेल्ड करना है। और अगर आप एओपी हैं, इंडिविजुअल हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, और अगर आपका टर्नओवर पिछले सालों में 100 मिलियन से ज्यादा है तो फिर आप टैक्स विथहेल्ड करेंगे, अदरवाइज आपने टैक्स विथहेल्ड नहीं करना। ये जो लिवरेज है या थोड़ी सी जो एग्जम्पशन है इस वजह से दी गई है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं एओपी या इंडिविजुअल, बिजनेस कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, ऑब्वियसली टैक्स को डिडक्ट करना, जमा करवाना, इसके लिए रिसोर्स चाहिए। तो ये बिजनेस को एक एग्जम्पशन दी गई है कि स्टार्ट में अगर आप टैक्स विथहेल्ड नहीं भी करते और आपका बिजनेस उस लेवल तक नहीं है, यानी कि 100 मिलियन से ऊपर नहीं जाता, 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाता, तो आप टैक्स विथहेल्ड ना करें। तो ये एक बेनिफिट अवेलेबल है एओपी और इंडिविजुअल के केस में। वेयर एज अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, आज चाहे आपका बिजनेस कम हो लेकिन फिर भी आपने टैक्स विथहेल्ड करना है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि आपके ऊपर आज से ही कंप्लाइंस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं अक्सर यही मशवरा देता हूं कि जब अगर आपने कंपनी अगर रजिस्टर्ड भी करवानी है तो स्टार्ट में आप बिजनेस जो है नॉर्मल अपने नाम पे, या अगर आप 2 पार्टनर हैं तो एओपी के फॉर्म में करवाएं। कुछ टाइम के बाद जब बिजनेस बढ़ जाए और रिक्वायरमेंट आए तो फिर आप क्या करें कि आप अपने आप को एज ए कंपनी रजिस्टर करवा लें, कॉर्पोरेट एंटिटी आप बन जाएं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है 7वें नंबर पे कि सेल टैक्स विदहोल्डिंग। जैसे इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग है, इसी तरीके से एक सेल टैक्स की विदहोल्डिंग है। कंपनी के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड जो वेंडर से परचेज कर रहे हैं तो ग्रॉस अमाउंट का 5% आपने विथहेल्ड करना है। एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में ये नहीं है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले रहे हैं तो फिर एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। अदर देन दैट कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि विदहोल्डिंग सेल टैक्स क्या होता है। जैसे अभी हमने ये स्टडी किया है कि आपने वेंडर से 1 लाख की इनवाइस है, 18% जीएसटी है, टोटल 118 आपने रिसीव किया। अब फॉर एग्जाम्पल आपका वेंडर जो है वो है या अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि आपने एक तो इनकम टैक्स विथहेल्ड करना है, दूसरा आपने सेल्स टैक्स भी विथहेल्ड करना है, जिसको हम सेल टैक्स विथहोल्डिंग कहते हैं। इसको हम बोलते हैं STWH यानी कि सेल्स टैक्स विथहोल्डिंग। अब इनकम टैक्स में आप क्या करेंगे कि विथहेल्ड करने के लिए फाइलर और नॉन फाइलर के मुताबिक जो टैक्स रेट आप विथहेल्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको एक सप्लायर जो है वो जीएसटी इनवाइस नहीं दे रहा तो यहाँ पे लॉ ये कहता है चूंकि ये सप्लायर कंप्लाइंस नहीं कर रहा और आप एक नॉन कंप्लाइंट सप्लायर से चीजें परचेज कर रहे हैं, लिहाजा आपके ऊपर पेनल्टी है कि आपने 5% जो है विथहेल्ड करके जमा करवाना है। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो ये बंदा हो सकता है फाइलर हो, तो 5 यानी कि फाइलर से मुराद इनकम टैक्स में फाइलर है यानी कि रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो 5.5% प्लस 5% आपने विथहेल्ड करना है। तो 10.5% आप उस अमाउंट में से जब विथहेल्ड करेंगे तो ये बंदा आपको कहेगा कि भाई सारे टैक्सेस आप खुद जमा करवाएं, मैं क्यों जमा करवाऊं। तो इस केस में आपके लिए जो एडिशनल पेनल्टी होगी या एडिशनल कॉस्ट होगी कि आपको अमाउंट ग्रॉस अप करनी पड़ेगी, और मिस्टर ए जहां से आप चीजें परचेज कर रहे हैं इनका जो सारा टैक्स आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा। अब ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई है, कंपनी आज रजिस्टर्ड हो, बिजनेस हो या ना हो, ये आपके ऊपर कंप्लाइंस है, आपने आज ही करनी है, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये भी एक जो डिफरेंस है आपने याद रखना है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट नंबर 6 और 7 है। इस वजह से जो कंपनी के ऊपर जो कंप्लाइंस है वो आज से डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। वेयर एज अगर आप अदर देन कंपनी है तो आपके ऊपर ये कंप्लाइंस एक सर्टेन अमाउंट के बाद जाके होती है, जब आपका बिजनेस ग्रो कर चुका होता है, सर्टेन लेवल पे आ चुका होता है, आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैनेज करना, ऑब्वियसली बिजनेस को चलाना, साथ टैक्स की कंप्लाइंस पूरी करना, वो एक मुकम्मल जो है वो टास्क बन जाता है। उसके बाद क्या आता है एनुअल टैक्स लायबिलिटी। जब एनुअल टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के केस में 3 रूल है कि नॉर्मल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और मिनिमम टैक्स का जो हाई टैक्स होगा वो आपने जमा करवाना है। ये कैसे करवाना है ये मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, पीवीटी कंपनी है, उसकी टैक्स रिटर्न साल के एंड पे सेल है, उसके बाद हम ये कहते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर हम ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस और यहाँ पे आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि सारी चीजें माइनस करने के बाद यहाँ पे एक फिगर आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। उसके बाद क्या होता है कि हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं, यानी कि कंप्यूटेशन टैक्स कंप्यूटेशन होती है। टैक्स कंप्यूटेशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद कुछ ऐड हम कर देंगे, जो इन एडमिजिबल एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएंगे, एडमिजिबल एक्सपेंस जो है माइनस होंगे, उसके बाद यहाँ पे एक टैक्सीबल इनकम आ जाएगी।
तो यहाँ पे इसको आप जमा करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये एक टैक्सेबल इनकम आएगी। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम जो है वो टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। 29% एक अप्लाई होता है, 17% एक अप्लाई होता है और 1.25% एक अप्लाई होता है। इनका जो मैक्सिमम होगा वो हमने पे करना है। 29% किस पे अप्लाई होता है? इस इनकम के ऊपर। और जो 17% है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। इसी तरीके से 1.25% कहाँ पे अप्लाई होगा? ये जो टर्नओवर है मतलब सेल है इसके ऊपर। तीनों का जो मैक्सिमम होगा वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये अमाउंट बनती है 100 रुपया, ये अमाउंट बनती है 90 और ये बनता है 80, तो मैक्सिमम कितना होगा? 100। ये टैक्स लाइबिलिटी होगी जो एक कंपनी ने पे करनी है। अब ये मैक्सिमम भी हो सकती है, क्राइटेरिया है, इसको कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, डिफरेंट चीजें होती हैं, अकाउंट फॉर करनी होती हैं, टैक्स कंप्यूटेशन कैलकुलेट होता है। वेयर एज अगर आप एओपी और इंडिविजुअल के केस में है तो स्लैब रेट है वो अप्लाई होंगे, जो या मिनिमम जो टैक्स है उन दोनों का जो हाई होगा वो कैलकुलेट होगा और आप पे कर देंगे। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा आता है सुपर टैक्स। सुपर टैक्स कंपनी ने भी पे करना है और 10% इसका मैक्सिमम रेट है। 250 मिलियन सुपर प्रॉफिट हो तो 250 से 500 के दरमियान तकरीबन 4% है, 5 है, 8 है, फिर 500 से ऊपर होगा 10% मैक्सिमम है। एओपी के लिए भी सेम रेट है, बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी सेम रेट है। उसके बाद आता है टैक्स ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जहां पे जैसे आप देखें तो आपने कंपनी ने क्या किया कि ये जो अमाउंट थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसमें क्या किया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फॉर एग्जांपल 100 रुपया टैक्स माइनस किया और बाकी वैल्यू आती है 500। एग्जांपल लेते हैं कि ये 600 था, 100 माइनस करने के बाद 500 आता है। अब 500 अगर कंपनी के केस में यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट 600 है, 100 रुपया आपका टैक्स बनता है, 500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। उसके बाद शेयर होल्डर कहते हैं जी ठीक है हमें डिवाइड करें, डिविडेंड दे दें, कोई भी रेट डिसाइड होता है, डिविडेंड डिसाइड कर लिया जाता है। यहां पे एक और मसला है, जब आप डिविडेंड देंगे मतलब प्रॉफिट डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर को तो 15% आपने टैक्स फिर विदहेल्ड करना है। मतलब ये हुआ कि पहले भी टैक्स दिया, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फिर 15% टैक्स दे दिया। ये एक जो है कंपनी के केस में एक नया रूल है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर टैक्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एओपी के केस में है, बिजनेस इंडिविजुअल के केस में है तो इस तरीके से ऐसे नहीं होता। एओपी के केस में जो प्रॉफिट आफ्टर शेयर है वो आप डिवाइड कर लें, बिजनेस इंडिविजुअल के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा आपका ही होगा, उसको आप वेल्थ स्टेटमेंट में लें और उसको जो है आप जो भी आपकी वेल्थ है वो बढ़ा देगा, या आप बिजनेस में पड़ा रहने देना उसको लें। लेकिन यहाँ पे जब आप प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड के ऊपर आपको 15% भी देना पड़ेगा। अब टेक्निकली यही होता है ना कि आपके पास जो प्रॉफिट आया आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है WPPF, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। एक लॉ है, रूल है जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो जब हम प्रॉफिट लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आपने 5% जो है वर्कर को डिवाइड करना होता है, इंसेंटिव देना होता है, बोनस देना होता है, यानी कि सारी जो वर्कर्स है उनमें डिवाइड किया जाता है। एक अमाउंट है वो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 80 रुपए की अमाउंट बनती है तो 70 फर्स्ट करो वर्कर में डिवाइड हुआ, 10 जो है वर्कर वेलफेयर बोर्ड को डिपॉजिट करवा दिया जाता है, रिमेनिंग जो अमाउंट होती है। कंपनी के केस में ये भी रूल है, एओपी और इंडिविजुअल के केस में ये रूल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल ऑडिटेड अकाउंट्स। कंपनी के केस में आपने अकाउंट जो है ऑडिट करवाने, हालांकि 1 मिलियन से नीचे अगर आपका शेयर कैपिटल है तो SECP का रूल ये कहता है कि आप ना करवाएं ऑडिट, लेकिन टैक्स वाले ये कहते हैं जी आप करवाएं। तो इसका मतलब टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको ऑडिटेड अकाउंट भी सबमिट करवाने पड़ने हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में 300 मिलियन से ऊपर टर्नओवर होगा तो आपने ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। ये एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में हमारे पास एक लिमिट अवेलेबल है। इसी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स आता है। प्रोफेशनल टैक्स यस कंपनी ने भी पे करना है और ये उनका शेयर कैपिटल के ऊपर भी होता है। एक प्रोफेशनल टैक्स की बेसिकली 2 तरह का टैक्स होता है, एक होता है शेयर कैपिटल के ऊपर प्रोविंस साहब से लेती है, और एक होता है एम्प्लॉई का। एम्प्लॉई जितने एम्प्लॉई आपके पास काम कर रहे हैं पर एम्प्लॉई आपने टैक्स देना होता है। तो ये जो कंपनी है दोनों का टैक्स देगी, लेकिन एओपी और जो बिजनेस इंडिविजुअल है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई के ऊपर टैक्स देंगे, जो कि HR डिपार्टमेंट या तो एम्प्लॉई को चार्ज कर लिया जाता है या जो कंपनी है वो बेनिफिट देती है और खुद जमा करवा देती है। उसके बाद पैसी और EOBI ये तमाम जो है वो पे किया जाता है। EOBI 6% पे करना होता है, पैसी भी तकरीबन महल में, सोशल सिक्योरिटी भी शायद 6% ही है मिनिमम वेजेस की, और ये जो है दोनों ने पे करना है। लेकिन यहाँ पे है कि अब ये लिमिट ये है कि अगर वर्कर आपके पास 2 से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो कि नया रूल आया है, तो फिर आपने पैसे पे करना है। इसी तरीके से EOBI का डिफरेंट रूल है, लेकिन
तीनों के लिए रूल सेम है, जो भी ईओबीआईओ पैसी का रूल है तीनों के लिए सेम है। उसके बाद आता है एडवांस टैक्स। यस, इन्होंने पे करना है, कंपनी ने बाय डिफॉल्ट पे करना है, एओपी ने बाय डिफॉल्ट पे करना है, जितना भी टर्नओवर है जो भी है, चाहे नहीं भी है एस्टिमेट फाइल करेंगे। लेकिन एओपी इंडिविजुअल के केस में अगर आपकी टैक्सीबल इनकम पिछले साल में 100 मिलियन से ज्यादा है तो फिर आप एडवांस टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज आप एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये 15 पॉइंट आपने याद रखने हैं बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने से पहले कि कंपनी के अगर आप देखें तो कंक्लूड करें तो कंपनी बनाने के काफी ज्यादा कंप्लाइंस है, नुकसान नहीं हम कह सकते, लेकिन कंप्लाइंस काफी ज्यादा है। स्टार्ट में अगर आप कंपनी बना लेंगे तो आप कंप्लाइंस करते ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किए, लेकिन वो भी कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है, इस तरह और भी काफी चीजें आती हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट में पता ही नहीं है और कंप्लाइंस आप नहीं करेंगे तो पेनल्टी नोटिस आपके पास जमा होते जाएंगे। इससे बेहतर है कि स्टार्ट में या तो अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 है, तो आप एओपी में रजिस्टर्ड हो जाएं, और अगर आप एक ही हैं तो सोल प्रोप्राइटर रह के बिजनेस करें। कंपनी की जो आपकी विश लिस्ट है उसको खत्म करें, आपके सामने अवेलेबल है कि कंपनी की कितनी ज्यादा कंप्लाइंस है। यस, कॉर्पोरेट में हमें कुछ बेनिफिट लाजमी होता है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल के बाद जाके बेनिफिट होता है, जब आपका बिजनेस बढ़ जाए, रिसोर्सेज आपके पास हो, आप कंप्लाइंस करने के लिए आपके पास टीम अवेलेबल हो, कंसल्टेंट अवेलेबल हो, फिर आप जो मर्जी करें। लेकिन स्टार्ट में आप कहां मैनेज करेंगे, आपकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन 15 पॉइंट्स को रिव्यू कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले भी मैं पॉइंट बना चुका हूं, लेकिन उसमें 7 पॉइंट है लेक्चर में, लेकिन अब मैंने मजीद ऐड किए हैं ताकि जो जो क्वेश्चंस आपके आए थे इसमें मजीद कवर करने की कोशिश की है। बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी बना के करें, एओपी बना के करें या सोल प्रोप्राइटर बना के करें। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।